नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। बंगाल रेप और मर्डर कांड, अब वो हुआ कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा क्या? सीबीआई ने डॉक्टर के रेप मर्डर की जांच शुरू की, क्या क्या सच सामने आया? कोलकाता रेप मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या बड़ा खुलासा हो गया है? 5 दिन बाद जागे राहुल तो ममता का नाम तक नहीं ले पाए, लेकिन ममता ने तो कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। आज आपको यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा कन्नौज कांड में अब वो होगा जो सपा नेता के बड़े राज खोल देगा क्या? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सड़क पर सीएम योगी उतर आए और कौन सी बड़ी बात कह दी है वो आपको दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ का वो प्लान जो अखंड भारत बनवा देगा क्या, आज उसकी भी बात होगी। और भारत काटकर पाकिस्तान बनवाने वाले वो 4 लोग जो तड़प तड़प कर मरे, उनके बारे में आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आज पाकिस्तान आजादी का दिन मनाता है। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया वो कैसे तड़प तड़प कर मरे, पाकिस्तान बनवाने वाली उस चौकड़ी का चैप्टर जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, वो भी लेकर आया हूं। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं टीम को लीड कर रहे कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। मामले की सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जिसके बाद अनंत सिंह के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया। अनंत सिंह के घर से पुलिस ने AK-47 बरामद की थी, जिसके बाद 2016 से वो जेल में बंद थे। सिविल कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। अभी भी देश के कई इलाकों में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा, गंडक और कोसी नदियां उफान पर हैं। नदियों के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश के चलते 15 जिलों में बाढ़ जैसी हालत है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 213 सड़कें बंद हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान में बारिश से अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, बंगाल रेप मर्डर कांड। अब वो हुआ क्या कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा? सीबीआई ने डॉक्टर के रेप मर्डर केस की जांच शुरू की, क्या सच सामने आया? कोलकाता रेप मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या बड़ा खुलासा हुआ है? और 5 दिन बाद जागे राहुल तो ममता का नाम तक नहीं ले पाए, लेकिन ममता ने कैसे कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी? कन्नौज कांड में कैसे सपा फंसती जा रही है और क्या बड़े राज खुलने वाले हैं? सबसे पहले इसका चैप्टर। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस का ये जो केस है वो इतना उलझता चला गया कि अब सीबीआई को जांच करने के लिए आना पड़ा। बंगाल पुलिस से जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई ने अब इस केस की जांच शुरू कर दी, क्योंकि इस केस में ऐसी नई बातें अब सामने आने लगी हैं जो बड़े सवाल उठा रही हैं कि आखिर जिस तरह की दरिंदगी उस महिला डॉक्टर के साथ हुई, क्या उस दरिंदगी को ढकने और दबाने और किसी को बचाने की कोशिश हुई? भाई, एक तो बड़ी बात यह कि रेप हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द यह है जो पीड़ित के परिवार वाले, उनसे जुड़े हुए लोग दावा कर रहे हैं कि उस रेप के बाद जो प्रशासन का, वहां पर अस्पताल प्रशासन का, पुलिस का रवैया रहा शुरुआत में, वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय और सवालों के घेरे में। 3 घंटे तक माता पिता को खड़ा रखा गया और शुरू में सुसाइड बता दिया गया। आप देखिए कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि उसे तो पहले बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया, जबकि मामला रेप और मर्डर का था। और जो लोग देख रहे होंगे डेड बॉडी, जिन्होंने कहा कि भाई सुसाइड कर लिया है, वो तो खुद डॉक्टर रहे होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि सुसाइड है कि रेप है और मर्डर है। अब तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप का मामला था?
31 साल की इस महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत तो ऐसी हुई है कि किसी को बताते हुए भी कलेजा काम जाए। सोचिए मां बाप पर क्या बीती होगी, जिन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया, लेकिन उस मां बाप को 3 घंटे तक उसकी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया। 3 घंटे इंतजार करवाया गया मां बाप को। सोचिए उस मां बाप पे क्या बीत रही होगी जिसको फोन आया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, मां बाप को पता चले कि बच्चा मर गया है, और 3 घंटे वो खड़ा है ये देखने के लिए कि बच्चा जो है उसका एक बार चेहरा तो देख लूं। और कहा जा रहा है कि भाई प्रशासन पूरा साथ दे रहा है पीड़ित के परिवार का। ये साथ देना होता है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के मां बाप हाथ पैर जोड़ते रहे कि बेटी का एक बार मुंह तो दिखा दो, लेकिन 3 घंटे उन्हें बैठा कर रखा गया, और जब चेहरा दिखाया गया तो दिखी वो हैवानियत, जो हैवानियत 8 अगस्त की रात को उस महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता के नामी मेडिकल कॉलेज के एक सुनसान सेमिनार हॉल में हुई। ऐसी भयानक दरिंदगी की उस महिला डॉक्टर के साथ हुई है जिसे सुनकर कोई भी कहेगा कि जो भी आरोपी है उसे सीधे फांसी देनी चाहिए बॉस। वैसे ही जैसे कई साल पहले दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ था। आज लोग सोच रहे हैं कि क्या बदला निर्भया के बाद भी, कौन अपनी बेटी को बाहर भेजे, बेटी कहां बाहर सुरक्षित है। जब अस्पताल के अंदर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हो जा रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। और क्या कहा जाए उन लोगों को जो ऐसी हैवानियत में भी बंगाल की सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं, जो अपना मुंह 5-5 दिन बाद खोल रहे हैं ये देखकर कि यार इतनी पब्लिक बोल रही है, अब देश में अब भी नहीं बोलेंगे तो सियासी नुकसान हो जाएगा। वो सियासी नुकसान देखकर निर्भया जैसे मामले पे बोल रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्या बोलेंगे आप? सवाल पूछे जाएंगे कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में ऐसी भयानक घटनाएं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि ऐसी घटना को दबाने छुपाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए कोलकाता के केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। ना सिर्फ डॉक्टर्स की कम्युनिटी बल्कि जो भी इस केस के बारे में सुन रहा है उसके अंदर आक्रोश है भाई। और यह आक्रोश इस केस के गुनहगारों के खिलाफ तो है ही, उन लोगों के खिलाफ भी है जिन्होंने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की। आरोप लगा, सवाल उठ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां सीसीटीवी क्यों नहीं था, वहां इतना सुनसान इलाका क्यों था, घटना के तुरंत बाद सेमिनार रूम को सील क्यों नहीं किया गया, उस प्रिंसिपल का क्या रोल है जो मेडिकल कॉलेज का हेड था, उनका बयान क्यों नहीं लिया गया, उसे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह नौकरी क्यों दे दी गई। क्या घटना में और भी लोग शामिल हैं? ऐसे क्या सबूत हैं जो पुलिस को नहीं दिखाई दिए लेकिन लोग उसके बारे में खुलासा कर रहे हैं, जिनसे यह लग रहा है कि घटना में और भी लोग हो सकते हैं। पुलिस की जांच में क्या गलतियां हुई, इस मामले में कैसे राजनीति हो रही है, यह सब आज आपको पाठशाला में एक एक करके बताने वाला हूं। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस में कुछ बड़ी बातें अब निकल कर आ रही, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और सीबीआई को इन सवालों के जवाब तलाशने हों। जैसे क्या इस वारदात में एक से ज्यादा आरोपी शामिल है? हाईकोर्ट में परिवार इसकी आशंका ऑलरेडी जता चुका है, और एक बड़े डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर यह दावा किया है कि यह काम किसी अकेले व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा है तो क्या यह गैंगरेप का मामला है, और इस केस में कितने आरोपी हैं, सीबीआई को अब यह पता लगाना है। दूसरी बात, क्या इस मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है? क्या सबूतों को कवर अप किया गया? हाईकोर्ट में पीड़ित का परिवार इसकी भी आशंका जता चुका है। शुरू में सुसाइड केस बताना, प्रिंसिपल का बयान रिकॉर्ड ना करना, यह सब भी शक पैदा करता। तीसरी बात, क्या इस मामले में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी कोई रोल है? क्या संदीप घोष ने इस मामले में सबूत मिटाने और केस को दबाने की कोशिश की? इस बात का आधार इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट का बयान है, जो बता रहे हैं कि संदीप घोष कितना ताकतवर व्यक्ति है। चौथी बात जो सीबीआई को पता लगानी होगी, केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो ड्रग्स और सेक्स रैकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद और उनके भतीजे का भी नाम बार बार आ रहा है। सीबीआई को इस एंगल से भी जांच पूरी करनी है। यानी अभी बहुत से सवाल हैं। जैसा दिखाया गया कि भाई एक आरोपी था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जब दबाव बना तो जांच आगे बढ़ी, तो क्या यह सिर्फ इतना भर मामला है या यह गैंगरेप का मामला है, और क्या कुछ उस कॉलेज में चल रहा था? बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी। एक बार सुनिए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष क्या बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्या बड़ा दावा कर रहे हैं। फिर आपको इस केस में पीड़ित परिवार के पड़ोसियों के वो बयान सुनाऊंगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाले। इस तरीके से पूरी विषय को
दबाने की कोशिश की गई, वो दर्शाता है कि हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो सरकार किसी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे की भी नाम बार बार आ रहे हैं। आपने पोस्टमार्टम कराया इलीगली, आप रात को पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, स्टैंडिंग वर्डिक्ट है कि आपको दिन में करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा इसमें है कि असमंजस में है, या जो भी बोले डाउट में है कि क्या एक्चुअल में हुआ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से अभी कुछ पता नहीं चला। कोलकाता केस में एक डॉक्टर के बयान ने भी बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए। एक डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी है जो पीड़ित माता पिता से मिले थे और माता पिता ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई थी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी ने टाइम्स नाउ भारत को बताया कि विक्टिम के पूरे शरीर पर चोट के काफी निशान थे। जिस तरह की इंजरी शरीर पर थी उसे देखते हुए डॉक्टर गोस्वामी के मुताबिक ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, यानी उनके मुताबिक इस वारदात में एक से ज्यादा आरोपी। डॉक्टर गोस्वामी ने महिला डॉक्टर से गैंगरेप की आशंका जताई, क्योंकि उनके मुताबिक वारदात वाली जगह पर जितना सीमेन मिला महिला के शरीर से, उससे यह लग रहा है कि क्राइम स्पॉट पर एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि शरीर पर जिस तरह की इंजरी थी उससे यह लग रहा है कि वारदात से पहले पीड़ित ने काफी संघर्ष किया। आरोपी ने बहुत गुस्से में उस पर वार किया। अब डॉक्टर गोस्वामी जो दावा कर रहे हैं वो बंगाल पुलिस की जांच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बंगाल पुलिस के मुताबिक तो एक ही आरोपी है जिसे उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी तो सच सामने आने की उम्मीद है। हालांकि दुखों का पहाड़ तो उन माता पिता पर टूटा है जिन्होंने अपने बेटी को खो दिया। उस माता पिता के साथ अस्पताल प्रशासन ने जो बर्ताव किया वो तो और दर्दनाक है। उस दिन क्या हुआ था, माता पिता को सबसे पहले क्या खबर मिली, इसके बारे में उनके पड़ोसियों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक महिला ने बताया कि 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पीड़िता की मां अपनी पड़ोसन के पास चीखते हुए रोते हुए आई और बताया कि सब कुछ खत्म हो गया। पीड़िता की मां ने उन्हें यह खबर बताया कि पीड़िता की मां को खबर मिली कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इस पर जब पड़ोसियों ने हैरानी जताई तो पीड़िता की मां ने कहा कि अस्पताल वालों ने ऐसा ही बताया है। जब महिला डॉक्टर के माता पिता अपने जानने वालों के साथ अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे इंतजार कराया गया। एक माता पिता जिनके बच्ची की इतनी निर्मम हत्या हुई हो, उसके पेरेंट्स को 3 घंटे खड़ा रखा गया। वो हाथ जोड़ते रहे कि एक बार कम से कम चेहरा तो दिखा दो। माता पिता हाथ जोड़ते रहे कि बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। उनको 3 घंटे इंतजार कराया गया। जब सेमिनार रूम में माता पिता गए तो अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह टूट गए। महिला डॉक्टर के मुंह से खून निकल रहा था। दोनों पांव इस पोजीशन में थे जैसे किसी ने दोनों पैर को बीच से चीर दिया हो, और आंखों से खून निकल रहा था। चश्मा टूटा हुआ था, गला दबाने के निशान। सोचिए मां बाप पे क्या बीती होगी जब बेटी की यह हालत देखी होगी। और ये एक आदमी कर सकता है क्या कि वो पूरा पैर चीर दे? वो पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि 90 डिग्री पे पैर था। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार के इलाके के लोग इतना हिल गए कि वो अब बंगाल सरकार से कुछ नहीं कह रहे। वो सीधे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की अपील कर रहे हैं। यह होता है किसी के भरोसे का टूट जाना। यह होता है वो दर्द जो सिर्फ महिला डॉक्टर के माता पिता नहीं बल्कि उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति ने महसूस किया है। कोलकाता में इस दर्दनाक घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब बातें हो रही। कुछ लोग ये कैंपेन भी चला रहे हैं कि सब बातें सच नहीं है, बंगाल सरकार को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के उन स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए जिनका सिस्टम से भरोसा उठ गया है। भाई सोशल मीडिया में कोई कहीं बैठ के कुछ भी लिख दे, लेकिन जो लोग वहां के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट साफ साफ सबूत मिटाए जाने, मामले को दबाए जाने की आशंका जता रहे हैं। सुनिए स्टूडेंट्स को। यहाँ पे वो प्रशासन, सरकार, गवर्नमेंट पहले से ही क्राइम सीन को टेम्पर कर रही है, ठीक है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है हम लोगों को पता नहीं कि किन लोगों को बचाने की वो
प्रयास कर रही है, ये हमको पता नहीं। तो सेमिनार रूम जो क्राइम स्पॉट है उसको छोड़कर उसके पास बगल में एक रूम कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। हम लोग अथॉरिटी को पूछेंगे तो ये कहाँ से ये परमिशन आया, ये वो क्राइम सीन के नियर पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या वो लोग चाहता है क्या क्राइम स्पॉट को डिस्टर्ब करने के लिए। संदीप घोष के बारे में हम लोग यही चाहते थे, उन लोगों को कभी भी इसके बाद कभी भी प्रिंसिपल और ऐसा कोई पोस्ट में नहीं भेजना चाहिए। इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष भी सवालों के घेरे में। संदीप घोष बहुत पावरफुल और ममता सरकार उन पर मेहरबान रही है, यह कहा जा रहा आरोप लग रहा है, और इतनी मेहरबान है कि उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाया और 12 घंटे के अंदर दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया। बंगाल सरकार की इस मेहरबानी पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए। अब संदीप घोष के बारे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े पूर्व अधिकारी यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का माफिया राज चलता है। एक बार सुनिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या बता रहे हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उसी कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि मैंने संदीप घोष जैसा बुरा इंसान अपने करियर में नहीं देखा, और वो आदमी प्रिंसिपल के पद से हटता है और 12 घंटे बाद दूसरी जगह प्रिंसिपल बन जाता है। संदीप घोष को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके बाद से बीजेपी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीबीआई को संदीप घोष को भी हिरासत में लेना चाहिए। उन्होंने शक जताया कि संदीप घोष ने वारदात के तुरंत बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। एक बार शुवेंदु अधिकारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। आरजी कर में सुशांतो राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। कोलकाता रेप और मर्डर केस को जिस तरह से बंगाल पुलिस ने हैंडल किया, उसके बाद तो सबको अब सीबीआई से ही न्याय की उम्मीद है। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट की कोशिश है कि पुलिस को मिली पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को स्टैब्लिश किया जाए, रिक्रिएट किया जाए। सीबीआई का फोकस मृतका के 4 दोस्तों पर भी है, जिनके साथ महिला डॉक्टर ने डिनर किया था। इन्होंने ही मृतका को आखिरी बार देखा था। जिस डिलीवरी बॉय ने उस दिन डिनर सर्व किया था, सीबीआई उससे भी पूछताछ करेगी। सीबीआई आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी ताकि यह पता चल सके कि क्या संजय रॉय ही असली आरोपी है, और अगर संजय रॉय के साथ कोई और व्यक्ति था तो उसका खुलासा भी हो सके। आज जांच के लिए सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज भी गई। सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर वहां के डॉक्टरों का क्या कहना है वो भी सुनिए। सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने से या ऐसे करके नहीं होगा। पूरा सिस्टम इसमें करप्ट है, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, और जो हम लोग का प्रिंसिपल है वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका सिक्योरिटी करना। तो सीबीआई को हम लोग यही बोलना चाहेंगे, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम लोगों को आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन हम लोग का जो मेन डिमांड है कि जुडिशियरी इंक्वायरी होना चाहिए। जैसे कि बोला जा रहा है कि रोकैंटिक फ्रैक्चर है और जितनी इंजरी है, मल्टीपल इंजरीज ऑन द आईज, so it's basically we suspect that there are multiple culprits, so it's not possible that one can do all of this. हम विश्वास रखते हैं कि इसका मतलब प्रॉपर जस्टिस हमको मिले, क्योंकि जो घटना अभी हो गया है वो मतलब इसे शेमफुल और कुछ हो नहीं सकता।
यानी जितने लोगों को आप सुनिए, सब लोग कह रहे हैं कि जो चोट थी उसको देखकर यही लग रहा है कि एक से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं। और अब जब इस मामले में ममता सरकार की बुरी फजीहत हो रही है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, तो ममता बनर्जी ये कहकर अपना बचाव कर रही हैं कि जब घटना हुई तब वो झारग्राम में थी। उन्होंने रास्ते में ही कमिश्नर से बात की, उन्होंने पीड़ित माता पिता से बात की, माता पिता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। वो दोषियों के लिए फांसी की मांग करती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो पीड़िता के घर भी गई थी, वो इस मामले की पल पल की जानकारी ले रही थी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जांच में एक एक चीज का ख्याल रखा गया, 12 घंटे में ही हत्यारे को पकड़ लिया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि जांच के लिए टाइम देना चाहिए, उन्होंने संडे तक का वक्त मांगा था। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बिना सही जांच किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी के मुताबिक बंगाल पुलिस का पूरा बचाव उन्होंने किया और कहा कि इस केस में कोलकाता पुलिस की बेस्ट टीम में से एक टीम जांच कर रही थी। सवाल ये उठते हैं मैडम कि जिस प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए उसको हटाकर 12 घंटे में प्रिंसिपल क्यों बनाया? सवाल ये उठते हैं कि लड़की ने सुसाइड किया, ये क्यों बताया गया? सवाल ये उठते हैं कि वहां पर माता पिता को 3 घंटे तक बच्ची का शव देखने क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठते हैं कि बार बार जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं उसके बावजूद एक आरोपी पकड़ा गया है, ऐसा क्यों हुआ है? ममता बनर्जी कह रही है कि पुलिस की बेस्ट टीम जांच कर रही है, फिर भी ये बेस्ट टीम हाईकोर्ट को यह भरोसा दिलाने में नाकाम रही कि जांच सही चल रही है। हाईकोर्ट को यह बेस्ट टीम का बेस्ट काम क्यों नहीं दिखा? ममता बनर्जी अपनी पुलिस को बेस्ट बता रही है, जबकि उनकी ही पार्टी के नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं। अब तो टीएमसी के नेता ही बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बंगाल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि जांच में बहुत सारी खामियां थी। टीएमसी सांसद ने कहा कि जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ये टीएमसी सांसद कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि टीएमसी के अंदर भी नेता अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के मुंह में अब भी दही जमा हुआ है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी पर सीधे सवाल उठाने से बच रहे हैं। जैसे दिल्ली में छात्रों की मौत हो गई तो कहा कि अधिकारी क्या कर रहे थे, वहां केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ पाए ये लोग। वैसे ही इतनी निर्मम हत्या हो गई लेकिन ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं ये लोग। आज 5 दिन के बाद कोलकाता केस पर राहुल गांधी की नींद टूटी। वहां हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आए तो राहुल गांधी अपना एनालिसिस दे देते हैं वीडियो बनाकर कि भैया तुम्हारा पैसा डूब सकता है। और जिस केस में 5 दिन से देश में आग लगी हुई है, लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन चल रहा है, राहुल गांधी 5 दिन बाद जाके और एक लंबा ट्वीट किया। और वो ट्वीट देखिएगा, उन्होंने जांच पर सवाल तो उठाए, ये भी कहा कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कमाल की बात देखिए कि पूरे ट्वीट में उन्होंने कहीं भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, कहीं भी ममता सरकार से सीधे सवाल नहीं किया। टोन देखिए जरा। अभी लिखते हैं कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अस्पताल और स्थानीय प्रशासन, ममता सरकार नहीं लिख पाए। फिर लिखते हैं कि इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? अब सुनिए आगे क्या लिखते हैं। लिखते हैं हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श करने और ठोस उपाय करने हों। मतलब यहां पर भी कठुआ का केस, उन्नाव का केस और हाथरस का केस याद दिलाना नहीं भूले। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। 5 दिन बाद राहुल गांधी को यह याद आया कि उन्हें पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना है, लेकिन खड़े होने के लिए वो कोलकाता के फ्लाइट का टिकट नहीं ले पाए, नहीं पहुंच पाए, ट्वीट करके काम निपटा दिया। यही घटना अगर बीजेपी शासित राज्य में होती तो राहुल गांधी अब तक पीएम मोदी से इस्तीफा मांग लेते। कोलकाता रेप मर्डर केस में राहुल गांधी को बयान देने में इतना वक्त लग गया, लेकिन अगर यही बीजेपी शासित राज्य की कोई घटना हो जाती या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती तो राहुल गांधी उसे तेजी से लपक लेते।
मतलब आप देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अगले दिन उनका एनालिसिस तैयार था, और यहां घटना के 5 दिन बाद राहुल गांधी को याद आ रहा कि अरे ये तो बड़ा गलत। और मैं आपको याद दिलाता हूं, किसी को अगर याद नहीं हो तो याद दिला देता हूं कि ये वही राहुल गांधी हैं जो हाथरस की घटना पर क्या कह रहे थे। तब इनका टोन क्या था? तब लिख रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस के दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। आपको ट्वीट दिखा रहा हूं राहुल गांधी का, 3 अक्टूबर 2020 सुबह 10:10 जब हाथरस की घटना हुई थी। दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस के दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। अब सवाल यह है कि बंगाल जाने से राहुल गांधी को दुनिया की कौन सी ताकत रोक रही है? भारत जोड़ो यात्रा का नाम लेकर पूरा देश राहुल गांधी घूम सकते हैं। अगर वो हाथरस में अपनी बहन को साथ लेकर जा सकते हैं तो फिर कोलकाता में फ्लाइट के टिकट नहीं मिल रहे क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई, वहां जाने से कौन सी दुनिया की ताकत रोक रही है? सिर्फ इसलिए कि वहां पर ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी, इंडी गठबंधन का क्या होगा? एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले रहे, उन्हें बचाव में उनके एक तरह से लिटरली एक तरह से आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं अगर उनसे गंभीर सा प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन ममता बनर्जी तो कांग्रेस को लपेट रही। ममता बनर्जी ने कहा कि वो कांग्रेस से पूछना चाहती हैं कि उनके राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीआईएम के वक्त तो क्राइम की बहुत सी घटनाएं होती थी, तब सरकार चुप रही। अब सोशल मीडिया नहीं था इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था। राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या ये लोग अब ट्वीट कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। ये सब भी नहीं होता अगर देश भर का गुस्सा ना था। जब देश भर में आक्रोश फूट रहा है तब तो ये लोग 5 दिन बाद जागे। देखिए किस तरह से गुस्सा देश भर में खासतौर पर डॉक्टर्स के बीच है। जरा वो तस्वीर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 5 दिन बाद लीपापोती के लिए ट्वीट कर रहे हैं लोग। देखिए हमारे मांगे बहुत ही क्लियर है। जो निंदनीय घटना घटी है कोलकाता में किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं ताकि सारे जितने हेल्थ केयर प्रीमिसेस है सब सेफ रहे, सिक्योर रहे और ऐसी घटना दोबारा ना घटे। हम काफी बार हम हेल्थ मिनिस्ट्री सेक्रेटरी से मिलना चाहिए। जो भी हमारे डिमांड्स है वो पूरा नहीं है, पूरे किया नहीं गई है, ना उसका एश्योरेंस है ना उसका रिटर्न कुछ दिया गया है। तो हमारा स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनी जाए और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाए ताकि वी कैन हैव अ सेफ एनवायरनमेंट टू प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड आवर सर्विस। जब तक सरकार सीपीए लागू नहीं करेगी हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। हमारी जो है वो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा दे लड़कियों को, ताकि हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं जो डॉक्टर्स, उनको थोड़ी हेल्प मिले। लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है तो ये चीज को रोकनी चाहिए। अगर हम सब डॉक्टर, देश भर के डॉक्टर्स की आवाज उठा रहे तो सिर्फ डॉक्टर की ही ड्यूटी नहीं है कि आवाज उठाना, ये हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि इसको आवाज उठाए। जिस घटना पर पूरे देश में डॉक्टर इतने गुस्से में हैं, उस पर इंडी गठबंधन के लोग सन्नाटे में। सुनिए कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को। कोई भी ममता बनर्जी की सरकार पर सीधे सीधे सवाल नहीं उठा पा रहा। सोचिए क्या पॉलिटिक्स है इन लोगों की बॉस। एक बार सुनिए फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस में वो इकलौता नेता कौन है जो अकेले ही ममता के प्रशासन से टक्कर ले रहा है। बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें? पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। त्वरित अनुसंधान हो, न्याय मिले, क्योंकि जो घटना हुई है ना रोंगटे खड़ी कर देती है। और लेकिन मुझे दुख होता है कि ये देश निर्भया वाले कांड के बाद भी सीख नहीं पाया। मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। जिस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ एकदम टाइट करके रखते, एक लड़की से
बारिश का पानी जमा हुआ और वहां लड़कों ने कुछ बदतमीजी कर दी तो पूरे सबको ढूंढ के जेल में डाला और थाना के जो लोग थे पुलिस वाले उन तक पर एक्शन हो गया। वहां पर कोई घटना हो जाए तब इन लोगों के सुर देखिए, तब ये नहीं कहते योगी जी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, तब तो धरती आसमान फाड़ देते हैं लोग। और अब कह रहे हैं ममता जी को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ममता जी तो खुद सीबीआई को देना चाहती थी। हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसी ऐसी बातें ममता सरकार के लिए? क्यों ममता सरकार के खुद के सांसद को नहीं लग रहा है पुलिस पे भरोसा करना चाहिए? क्यों डॉक्टर्स वहां पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है? क्यों ये लोग? ये है इस देश के ऑपोजिशन की सच्चाई। कांग्रेस में सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ऐसे नेता हैं जो बंगाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको दे रखा है कि हम यहां पे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम उधर अपना सेट करो। बंगाल में कांग्रेस ने उन्हें साइडलाइन किया हुआ है। सुनिए जो बात राहुल गांधी नहीं कह पाए वो बात अधीर रंजन चौधरी कैसे कह रहे हैं। हमें बंगाल की सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ के पुलिस ने ये घटना को गुमराह करने के लिए, आम लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए शुरू से ही जो कोशिश कर रहे हैं, इनसे देखते हुए हमारी तरफ से ये बंगाल के पुलिस बल को जो छानबीन, जो तफ्तीश हो रहे हैं, उसमें जरा सा भी भरोसा हमें नहीं है। फिर भी सीबीआई की जांच होने की अभी कोर्ट की निरीक्षण में होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चेतावनी देते हैं कि जब तक सूबे की सरकार और सूबे की पुलिस बल ये सही ढंग से मदद नहीं करेंगे, तब तक जांच कितने हद तक सफल होगी, इसमें मेरा शक है। इनको शक है, राहुल गांधी के ट्वीट में तो शक नहीं दिख रहा। उधर बीजेपी बंगाल में विपक्षी पार्टी होने के नाते लगातार दबाव बना रही है, जिससे इस केस में ताकतवर लोगों को कोई बचा ना पाए, क्योंकि अभी तक तो यह दिख रहा है और लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में किसी ना किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी लगातार अग्रेसिव, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, डॉक्टर्स के समर्थन में खड़ी है और ममता बनर्जी के इस्तीफे तक की मांग कर रही है ताकि जांच ढंग से हो पाए। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर बीजेपी आर पार के मूड में। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी 16 अगस्त को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जबकि हर राज्य की राजधानी में बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी ममता सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। बंगाल के राज्यपाल को सुनिए एक बार। The horrible tragedy which took place in RG Kar Hospital should shake our conscience. It is out brutalizing the brutes. A shame the entire Bengal. A shame to India. Shame to humanity. ममता बनर्जी तो इस केस में अलग ही लेवल की राजनीति पर उतर आई। ममता बनर्जी ने अब ऐलान किया है कि इस मामले में टीएमसी भी सड़क पर उतरेगी। आप किस बात का सड़क पर उतरेंगी भाई? ममता बनर्जी ने बताया कि 17, 18 और 19 अगस्त को टीएमसी पूरे बंगाल में प्रदर्शन करेगी। इस केस में दोषी को फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि इस प्रदर्शन के जरिए वो लेफ्ट और बीजेपी की साजिश को बेनकाब करेंगी। ममता बनर्जी कह रही है कि जो भी लोग इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सियासी जाल में फंसे बिना साथ आए, रविवार तक सीबीआई जांच पूरी करें और दोषियों को फांसी दिलाए। मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स है। जिन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता के परिवार के साथ न्याय नहीं होने दिया, जांच धीमी रही, प्रिंसिपल को इधर से उठाया उधर ट्रांसफर कर दिया, वो अब सड़क पर उतरेंगे। गजब पॉलिटिक्स है बहुत। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की यह राजनीति चल रही है, उधर यूपी में समाजवादी पार्टी की अपनी राजनीति चल रही है। कन्नौज कांड पर समाजवादी पार्टी ने आरोपी नेता नवाब सिंह यादव से किनारा करने की कोशिश कर रही है। आरोपी नवाब सिंह यादव को आज कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब नवाब सिंह की डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट बोलते थे ना, पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराएगी इनका। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नवाब सिंह का सैंपल लिया जाएगा और उनका डीएनए टेस्ट होगा। वहीं इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब गवाही से पहले पीड़ित लड़की की बुआ फरार हो गई। नाबालिग से हुए रेप के इस मामले में उसकी बुआ पहले ही संदेह के घेरे में थी। पुलिस के मुताबिक बुआ ने पहले भी कई बार अपने बयान बदले और अब जब उसे थाने बुलाया गया तो वो फरार हो गई। पीड़िता ने भी अपने बयानों में बुआ पे दबाव बनाने की बात बताई है और इसमें जब इनकी लड़की की बुआ को बयान के लिए बुलाया गया था थाने तो कल ये उपस्थित नहीं हुई और ये गायब है। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। जैसे जैसे नवाब सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है,
समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कहते नहीं बन रहा। हालत यह हो गई है कि अब तो पार्टी के नेता नवाब सिंह से पल्ला झाड़ने में और तेजी दिखा रहे हैं। चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वीरेंद्र सिंह को चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर क्यों याद आए वो भी सुनिए। पार्टी हमेशा इस बात को चैतन्य रहती है, मानती भी है कि अगर व्यक्तिगत आचरण के कारण किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और सरकार उनकी देश में भी है, प्रदेश में भी है। कौन उनको रोक रहा है कार्रवाई करने से? उसके आरोप सिद्ध करें और उसको सजा दें। लेकिन अब तो नवाब सिंह की बकायदे कुंडली खंगाली जा रही है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने होटल हैं, ये सब कुछ तैयारी शुरू हो चुकी है। कौन बेनामी संपत्ति है, कौन नामी संपत्ति है। देखिए, यही पर आकर के सवाल खड़ा हो जाता है। जब चिन्मयानंद जी आरोपी होते हैं तो उनकी संपत्ति नहीं खंगाली जाती। जब कुलदीप सेंगर जो है आरोपित होते हैं तो उनकी संपत्ति नहीं खंगाली जाती। जब बीएचयू जैसे संस्थान में लड़की के साथ रेप किया जाता है, उन लड़कों के साथ चुनाव प्रचार कराने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा जाता है, 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनकी संपत्ति नहीं और उनकी कुंडली नहीं चेक की जाती। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन अयोध्या का मामला हो या फिर अब कन्नौज का, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर आरोप लग रहे हैं। जहां तक कन्नौज के मामले की बात है तो अभी पुलिस की जांच चल रही है और बहुत कुछ सामने आ सकता है। इस मामले में पीड़िता की बुआ संदेह के घेरे में, जिसने पहले ऐसा दावा किया था कि आरोपी नवाब सिंह यादव को फंसाया गया, लेकिन ऐसा दावा करने के बाद से वो फरार हो गई, जबकि उसे गवाही के लिए पुलिस के पास जाना था। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता की बुआ की तलाश चल रही है। उसके लिए टीमें भी बना दी गई। लेकिन मामला बंगाल का हो या यूपी का, दोनों जगह सबसे बड़ा सवाल इंडी गठबंधन की राजनीति को लेकर है कि क्या वो वाकई पब्लिक के साथ है या सिर्फ एक दूसरे के साथ है अपने सियासी फायदे के। पाठशाला में अब अगली क्लास। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, सड़क पर उतरे सीएम योगी और कौन सी बड़ी बात कह दी। योगी आदित्यनाथ क्या अखंड भारत बनवाने का प्लान बनाए बैठे हैं? अब इसका चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। वो फिर से उन्हीं तेवर में दिख रहे हैं जिस तेवर के लिए वो जाने जाते हैं। उन्हें मुद्दा भी मिल गया। जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर इंडी गठबंधन कुछ नहीं बोल रहा, अब योगी आदित्यनाथ जिस फायर ब्रांड हिंदुत्व के प्रतीक हैं और जिस तरह से वो हिंदुत्व की बात करते हैं, उसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के मामले में योगी चुप कैसे रह सकते थे। इसलिए उन्होंने पहले तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर इंडी गठबंधन की पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ाई, फिर आज पाकिस्तान को भी लपेटा। सीएम योगी ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि पाकिस्तान या तो समाप्त हो जाएगा या फिर भारत में इसका विलय हो जाएगा। सुनिए सीएम योगी ने पाकिस्तान पर क्या कह दिया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। सीएम योगी ने पाकिस्तान को लेकर जो बात कही है वो कोई काल्पनिक बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ही ऐसी है कि एक ना एक दिन लगता है जैसे वो खत्म हो जाएगा। कल ही पाठशाला में हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे बलूचिस्तान में लाखों लोग सड़क पर उतर चुके हैं। ये लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान सरकार की टेंशन यह है कि विरोध और बगावत की आग सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के कई इलाकों में लगातार एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बलूचिस्तान में लोग अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीओके में भी पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। वहां के लोग तो अब खुलकर भारत में शामिल होने की डिमांड कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान की सीमा पर बसे खैबर पख्तूनख्वा में भी आजादी की मांग तेज हो रही है। वहां हाल के दिनों में कई बार पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले हो चुके हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद से खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन उग्र हुआ है। इसी तरह सिंध प्रांत में भी आए दिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सिंध प्रांत के लोग खुद को सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ बताते हैं।
और पाकिस्तान पर इलाके में जबरन कंट्रोल करने का आरोप लगाते हैं। यानी पाकिस्तान के कोने कोने में विद्रोह चल रहा है। पाकिस्तान कब तक इसे रोक पाएगा? और एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और वो खत्म होगा। वैसे ही पाकिस्तान आजादी के बाद से 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। अच्छा, अभी आपको एक आगे चैप्टर भी बताऊंगा कि जिन्होंने बड़े अरमान से पाकिस्तान बनाया था वो लोग कैसे बुरी और दर्दनाक मौत मरे, उसका चैप्टर भी है आज। लेकिन पहले सुनिए कि एक टुकड़ा बांग्लादेश के तौर पर 1971 में पाकिस्तान से तो अलग हो गया था, लेकिन पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, दोनों ही जगह पर आज भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सीएम योगी ने आज यही बात कही कि जिस तरह मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना और फिर उसके टुकड़े होकर बांग्लादेश बना, इसी वजह से वहां सांप्रदायिकता का वायरस अब नासूर बन चुका है। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहां हिंदू मारे गए, फिर मारे फिर रहे, फिर आप अपने ही देश में जान की भीख मांग रहे हैं। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के 64 में से 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हमले की 200 से ज्यादा घटनाओं में हिंदू और उनसे जुड़े प्रतीकों को निशाना बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को चिंताजनक बताया। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने का रास्ता भी बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर सबको सहानुभूति होनी चाहिए। सीएम योगी को जिन्होंने इन्हीं सब घटनाओं को लेकर आज अखंड भारत की बात कही, एक बार सुनिए उनको। मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही परास्त होगा। महर्षि अरविंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा जो 1947 में हुआ था, वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? अखंड भारत की वकालत कर रहे योगी आदित्यनाथ ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलती का खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है। सुनिए कांग्रेस पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा सीएम योगी ने कांग्रेस पर नया आरोप क्या लगाया। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। यही नहीं, सीएम योगी ने आगे कहा कि जिस कांग्रेस ने 1947 में देश का बंटवारा किया उसका चरित्र आज भी नहीं बदला है। आज कांग्रेस वोट बैंक के लिए जातियों में विभाजन चाहती है। पहले सीएम योगी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा जिस अखंड भारत की बात सीएम योगी कर रहे हैं वो अखंड भारत है क्या। और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती है? इस जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है।
जिस अखंड भारत के प्लान का जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने किया, उस अखंड भारत के विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद में भी जगह दी। नई संसद के संविधान कक्ष में अखंड भारत का मैप लगाया गया, साथ ही भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को दिखाया गया और सनातन से जुड़े प्रतीकों को भी रखा गया। अखंड भारत कितना बड़ा था और कहां तक फैला था, उसके बारे में भी जान लीजिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो भारत है और यहां के लोग भारतीय हैं। शास्त्रों और पुराणों के अलावा भी आधुनिक इतिहास की किताबों में अखंड भारत का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में अखंड भारत पश्चिम में ईरान से, पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला था। अखंड भारत का यह दौर 321 ईसा पूर्व तक था। इसी मौर्य साम्राज्य के दौरान जो अखंड भारत था, उसका नक्शा नई संसद में लगा हुआ है। मौर्य साम्राज्य के दौर में अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल हुआ करते थे, वो भी आपको बताता हूं। तो आज जो आप अफगानिस्तान देखते हैं, वो अखंड भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, ये सब मिला दीजिए भारत के साथ तो बनता है अखंड भारत। यानी इन देशों तक अखंड भारत की सीमाएं फैली हुई। अखंड भारत कितना ताकतवर था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जो अखंड भारत की आप ताकत देखिएगा, जिस अखंड भारत की हम बात करते हैं कि भारत क्या हुआ करता था, अगर आप उसको देखेंगे, अखंड भारत, इसकी जो इकोनॉमी हुआ करती, दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया की इकोनॉमी में अखंड भारत का हिस्सा कितना था? अखंड भारत का हिस्सा था 32%। पूरी दुनिया में अखंड भारत का हिस्सा दुनिया के अर्थव्यवस्था में 32% था। मुगल आए, उसमें यह घटकर 24% रह गया, नीचे आ गया, डाउन 24% पे आ गया। और जब अंग्रेज आए, जितनी उन्होंने लूट मचाई, तो अंग्रेजों के समय यह घटकर 4% पे आ गया। तो अखंड भारत में दुनिया की इकोनॉमी में भारत का 32% हिस्सा अंग्रेजों के आते आते घट के 4% रह गया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अखंड भारत धीरे धीरे बिखरने लगा और फिर अंग्रेजों को बांटो और राज करो की राजनीति में उनको पता था कि इसी से फायदा होगा, तो उस राजनीति ने भारत को बर्बाद कर दिया। इसलिए आज सीएम योगी ने एक बार फिर अखंड भारत का जिक्र किया और देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। लेकिन जब बंटवारे की बात हो ही रही है, तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान भी बना था। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उनकी मौत कैसे हुई? पाठशाला में अगली क्लास, भारत काटकर पाकिस्तान बनवाने वाले वो 4 लोग जो बहुत तड़प तड़प कर मरे। पाकिस्तान बनवाने वाली उस चौकड़ी का चैप्टर, जिनके अंतिम समय और मौत के बारे में सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा। जरा देखिए। कल 15 अगस्त है और इसी दिन भारत की आजादी का जश्न मनाया जाता है। देश की आजादी के नायकों को याद किया जाता है। लेकिन इस दिन आजादी के जश्न के साथ ही भारत के बंटवारे का दर्द भी याद आता है। भारत के बंटवारे को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज आपको भारत के बंटवारे से जुड़े उन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूं, जिनकी जिंदगी भारत के बंटवारे के बाद बर्बाद हो गई। ये वो लोग हैं जिनकी भारत के बंटवारे में अहम भूमिका थी और ये सारे लोग तड़प तड़प कर मरे। ये 4 लोग कौन थे? इनमें एक नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। जिन्ना भारत के बंटवारे और पाकिस्तान की जिद पर अड़ गए थे। जिन्ना की वजह से ही पाकिस्तान बना। दूसरा नाम है चौधरी रहमत अली का। चौधरी रहमत अली ने ही सबसे पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये भाई साहब भी तड़प तड़प कर मरे। तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत के बंटवारे का आखिरी प्लान तैयार किया। और चौथा नाम है लियाकत अली, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ये वो 4 लोग हैं जिनकी भारत के बंटवारे में सबसे बड़ी भूमिका थी। लेकिन भारत का बंटवारा होने के बाद और पाकिस्तान बनने के बाद इन सभी लोगों का बहुत बुरा अंजाम हुआ। इन सभी की बहुत दर्दनाक मौत हुई।
किसी को बम से उड़ा दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, कोई सड़क पर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मर गया। भारत के बंटवारे और पाकिस्तान बनने के लिए अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 को हुआ और वो ब्रिटेन से पढ़ाई करके भारत लौटे। 1930 आते आते भारत में मुस्लिम देश की मांग तेज होने लगी थी। मुस्लिम लीग लगातार अलग मुस्लिम देश की मांग कर रही थी। साल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ। 1940 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश का प्रस्ताव रखा। जिन्ना के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुस्लिम देश की जिद पर अड़ गए। जिन्ना ने यह भी कहा था कि अगर माचिस की डिबिया जितना पाकिस्तान भी मिलेगा तो वो उसे स्वीकार कर देगा। इसी से आप सोच सकते हैं कि जिन्ना अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान को बनाने के लिए कितने डेस्परेट थे। वो हर कीमत पर भारत का बस बंटवारा चाहते थे ताकि पाकिस्तान बन जाए, चाहे माचिस की डिबिया भर हिस्सा मिले। जिन्ना की यह जिद पूरी भी हुई और भारत के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की हालत क्या हुई यह भी सुनिए। जिन्ना के साथ पाकिस्तान में ऐसा सलूक हुआ जिससे जिन्ना की तड़प तड़प कर मौत हुई। मोहम्मद अली जिन्ना को सिगरेट पीने की लत थी। जिन्ना 30 साल से चेन स्मोकर थे। दिन में 50-50 सिगरेट पीते थे। जिन्ना को ब्रिटिश ब्रांड क्रेवन की सिगरेट बहुत पसंद थी। सिगरेट के अलावा जिन्ना क्यूबा का सिगार भी पीते थे। इतनी ज्यादा स्मोकिंग की वजह से जिन्ना को टीबी हो गया, टीबी की बीमारी। और जून 1948 आते आते जिन्ना की सेहत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। हालत यह हो गई कि अगस्त 1948 में जिन्ना का वजन घटकर मात्र 36 किलो रह गया। उस समय जिन्ना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पाकिस्तान के क्वेटा में थे। जिन्ना का इलाज करने वाले डॉक्टर ने जिन्ना की बहन फातिमा से कहा कि जिन्ना बस कुछ दिन के मेहमान हैं। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को पाकिस्तान के क्वेटा से कराची ले जाया गया। एयरपोर्ट से जिन्ना को आर्मी एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए ले जाया गया। एम्बुलेंस बहुत धीमी चल रही थी और 6 किलोमीटर बाद ही धक्का खाते हुए एम्बुलेंस अचानक रुक गई। एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और एम्बुलेंस के अंदर जिन्ना की हालत खराब हो रही थी। जिन्ना के चेहरे पर मक्खियां भिन भिना रही थी। जिन्ना एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। वहीं सड़क पर बंद एम्बुलेंस में जिन्ना को 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 1 घंटे के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और उससे जिन्ना को गवर्नर जनरल हक के हाउस ले जाया गया। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह पाए और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। सोचिए, जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनवाया, उसी पाकिस्तान की सड़क पर जिन्ना तड़पता रहा और कुछ घंटे के बाद मर गया। यह था पाकिस्तान बनवाने वाले और भारत का बंटवारा करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिन्ना की दर्दनाक मौत का किस्सा। लेकिन वो अकेले नहीं। भारत के बंटवारे में जिन्ना के साथ ही लियाकत अली की भी भूमिका थी, क्योंकि लियाकत अली मुसलमानों के लिए, अलग मुस्लिम देश के लिए लगातार मुसलमानों को भड़का रहे। लियाकत अली 1923 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। कम ही समय में जिन्ना के बाद मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता बन गए। 1930 तक जिन्ना और लियाकत अली एक दूसरे के भरोसेमंद हो चुके थे। 1933 में लियाकत अली ही जिन्ना को लंदन से भारत लाए और जिन्ना से कहा था कि वो भारत के मुसलमानों का नेतृत्व करें। जिन्ना ने ही लियाकत अली खान को बंटवारे के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन लियाकत अली के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई। लियाकत अली खान की नीतियों से पाकिस्तान के कट्टरपंथी नाराज होने लगे। लियाकत अली पाकिस्तान के संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते थे। इससे पाकिस्तान के कट्टरपंथी लियाकत अली के खिलाफ हो गए। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली रावलपिंडी में मुस्लिम लीग की बैठक में पहुंचे। लियाकत अली ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभा में मौजूद एक शख्स ने गोली चला दी। लियाकत अली के सीने में 3 गोलियां मारी गईं और वो वहीं मर गए। सुरक्षा कर्मियों ने वहीं पर हमलावर को भी मार गिराया। हमलावर की पहचान अफगान नागरिक सईद अकबर के तौर पर। यानी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की इस तरह से सबके सामने स्टेज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और लियाकत अली खान के आखिरी शब्द थे, बिरादरान मिल्लत, और उसके बाद गोलियां चल जाती। सुनिए एक बार। बिरादरान मिल्लत, बिरादरान मिल्लत। यानी जिन्ना के बाद लियाकत अली वो दूसरे शख्स थे
जिनकी मौत तड़प तड़प कर और बनवाओ पाकिस्तान। आजादी से पहले मुस्लिम देश की डिमांड को हवा देने वालों में एक नाम चौधरी रहमत अली का भी। चौधरी रहमत अली ने जिन्ना से भी पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया था। 1897 में पंजाब में पैदा हुए चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान ही रहमत अली ने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था। साल 1933 में रहमत अली ने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था जिसका नाम था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। इसी पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान का पहली बार जिक्र किया था। 4 पन्नों के इस पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान कैसे बनेगा, उसका नक्शा कैसा होगा, यह सब बता दिया था। यह वही मैप है जो रहमत अली ने बनाया था। रहमत अली ने लिख दिया था कि भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, असम, हैदराबाद को मिलाकर एक देश बनाया जाए और इसका नाम पाकिस्तान यानी पवित्र भूमि होना चाहिए। 1934 में रहमत अली ने यह प्रस्ताव जिन्ना को भी दिया, लेकिन तब जिन्ना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। बाद में जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश की मांग की और उसे पाकिस्तान नाम दिया गया। पाकिस्तान की अवधारणा देने वाले चौधरी रहमत अली की भी भारत के बंटवारे के बाद बड़ी दुर्गति हुई, बड़ी गंदी मौत हुई। भारत विभाजन और पाकिस्तान के गठन के समय रहमत अली ब्रिटेन में थे। रहमत अली की आत्मकथा रहमत अली बायोग्राफी में लिखा है कि 14 अगस्त 1947 की रात रहमत अली कैम्ब्रिज में अपने घर में अकेले बैठे थे। रहमत अली जो पाकिस्तान बन रहा था उससे खुश नहीं थे। रहमत अली ने जो कल्पना की थी पाकिस्तान उससे छोटा बन रहा था। अप्रैल 1948 में रहमत अली ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। 6 अप्रैल को ब्रिटेन में अपना घर बेच दिया रहमत अली ने और पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में रहमत अली लगातार जिन्ना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। रहमत अली ने जिन्ना को कायदे आजम की जगह गद्दारे आजम कहना शुरू किया। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बहुत नाराज हो गए। अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान की सरकार ने रहमत अली की सारी संपत्ति छीन ली। रहमत अली को पाकिस्तान से बोरिया बिस्तरा बंद कर निकल जाने का आदेश जारी किया। रहमत अली पाकिस्तान से खाली हाथ निकल आए और वापस ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में रहमत अली की आर्थिक हालत खराब थी, वो कर्ज लेकर गुजारा कर रहे थे। कर्जदारों से बचने के लिए रहमत अली ने खुद को दिवालिया घोषित करवा दिया था। रहमत अली बीमार हो गए, हमेशा खांसते रहते थे। इसी बीमारी से 3 फरवरी 1951 को रहमत अली की अस्पताल में दर्दनाक मौत हो। कई दिनों तक रहमत अली की लाश अस्पताल में पड़ी रही। रहमत अली के साथ कोई नहीं रहता था, कोई दफनाने वाला नहीं था रहमत अली को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने 20 फरवरी 1951 को आखिरकार रहमत अली को दफनाया। यह थी तीसरी कहानी उस शख्स की जिसने पाकिस्तान बनवाया, वो भी सोचिए कैसी मौत मरा। यह हाल था उस इंसान का जिसने सबसे पहली बार पाकिस्तान की थ्योरी पेश की थी, पाकिस्तान का नाम दिया था, लेकिन बंटवारे के बाद तन्हाई में तड़प तड़प कर अकेले मरा। भारत विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन की भी भूमिका थी। उनकी मौत भी बड़ी भयानक तरीके से हुई। 27 अगस्त 1979 में लॉर्ड माउंटबेटन आयरलैंड में थे। आयरलैंड की स्लिगो काउंटी में छुट्टी बिता रहे थे। माउंटबेटन शैडो नाम की नाव से फिशिंग कर रहे थे। माउंटबेटन का परिवार भी नाव में मौजूद था। बोट जैसे ही पानी में आगे बढ़ी तभी धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि नाव के परखच्चे उड़ गए। माउंटबेटन की नाव में 22 किलो विस्फोटक रखा था। धमाके में माउंटबेटन और उनकी बेटी और पोतों की मौत हो गई। ब्लास्ट की जिम्मेदारी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ली। आयरलैंड में ब्रिटेन के दखल से आयरे नाराज था। आयरे ब्रिटेन को सबक सिखाना चाहता था। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने माउंटबेटन की हत्या करवाई। यानी वो 4 लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सोच रखी, पाकिस्तान बनाया, भारत के टुकड़े किए, वो चारों लोग तड़प तड़प कर पाए। शायद यही नियति होती है कि जब आपकी वजह से, आपके बंटवारे के फैसले की वजह से लाखों लोग कटे मरे, अगर उनकी बद्दुआ लगी हो तो शायद ऐसा अंत हो।